नमस्कार, प्रणाम, जोहार। मैं दीपक अपने YouTube चैनल DS24 स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का क्लास हम लोगों का 26वें नंबर का है। इससे पहले हम 25 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, आप डायरेक्ट जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आप हर एक क्वेश्चन पे एक बार अपने से खुद से ट्राई कीजिएगा, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखिएगा। सॉल्यूशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन पहले आप समझिए क्या बोल रहा है, क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, उसके बाद ही आप क्वेश्चन ट्राई कीजिए। क्वेश्चन ट्राई करने के बाद अगर आपको समझ में नहीं आता है तब सॉल्यूशन देखा कीजिए। ठीक है, चलिए बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्या है पहला सवाल? किसी विद्यालय में कक्षा 6, 7 और 8 में छात्रों की संख्या क्रमशः 184, 276 और 322 थी। यदि प्रत्येक कक्षा को संभागों यानी सेक्शन में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक सेक्शन में छात्रों की संख्या समान थी, ठीक है, प्रत्येक सेक्शन में छात्र समान संख्या में थे, तो प्रत्येक संभाग में छात्रों का अधिकतम संख्या कितनी हो सकता है, यही आपको निकालना है। 3 कक्षाएं थे, 6, 7, 8, सभी में अलग अलग सेक्शन थे ABC करके, ठीक है। तो आपको बताना है कि उस प्रत्येक सेक्शन में समान बच्चा पहले होता है, तो प्रत्येक सेक्शन में मैक्सिमम बच्चे कितने हो सकते हैं वही आपको निकालना है। तो ऐसे सवालों में जब मैक्सिमम का बात करें तो आपको जो भी स्टूडेंट का नंबर दिया हुआ है इसका आप HCF निकाल दीजिए, इसका आप महत्तम निकाल दीजिए। यहाँ पर 184, 276 और 322 का महत्तम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हवन करेंगे। मतलब 184, 276 और 322 का HCF निकालने के लिए ये दोनों को घटा देंगे और ये दोनों को घटा देंगे। कैसे, कितना घटाने पा रहा है बताइए? 276 में से 184 को घटाएंगे तो कितना आएगा? इधर बचेगा 16 तो 200 हो जाएगा, और इधर बच रहा है 76, 76 और 16 कीजिएगा तो आपका 92 आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस। ठीक है, इसको और इसको घटाइए, कितना आएगा? इधर बचेगा 24 तो 300 हो जाएगा, और 22 कितना आ जाएगा? 24 और 22 46 आ जाएगा। आप फर्स्ट और लास्ट टर्म को घटाइए, कितना आ रहा है? 184 इधर आ जाएगा तो आपका बचेगा इधर 16 और 122, 122 और 16 138 आ जा रहा है। ठीक है, अब आप इस तीनों को फिर से घटाइए, ये कितना बचेगा? 8 और 38 46, और 46 दोनों 92 भी होता है, ये भी 46 आएगा। तो आपको क्या मिला? इतना आप हवन किए हो, इससे क्या मिला आपको? मिला है कि 46 ऐसा टर्म है जो कि तीनों में कॉमन है। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो 46 आपका तीनों में कॉमन है और सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, हाईएस्ट सबसे ज़्यादा कॉमन है, इसीलिए इसका HCF 46 आया है। और 46 वही संख्या है जो कि आपका हर एक सेक्शन में बच्चों का संख्या आपका मैक्सिमम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्या है? एक व्यापारी शर्ट को अंकित मूल्य से 6% कम मूल्य पर बेचता है। ये आपका मार्क प्राइस है, अब बेचना मतलब आपका सेलिंग प्राइस है, बिक्री मूल्य है। ठीक है, वह कमीज पर अंकित मूल्य लागत मूल्य से 15% ज़्यादा रखता है। मतलब मार्क प्राइस को लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य से 15% ज़्यादा रखता है, तो व्यापारी द्वारा अर्जित लाभ का प्रतिशत बताना है आपको। क्या कीजिएगा ऐसे सवालों में? आप देखिए यहाँ पे अंकित मूल्य लागत मूल्य से 15% ज़्यादा है, तो आप लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस को आप क्या मान लीजिए? 100 मान लीजिए, 100 मान लेते हैं हम। तो मेरा अंकित मूल्य है जो कि मार्क प्राइस हम बोलते हैं, मार्क प्राइस मेरा कितना हो जाएगा? लागत मूल्य से 15% ज़्यादा है, तो इसको हम 115 ले लेंगे। और क्या बोला है? अंकित मूल्य से 6% कम मूल्य पर बेचा जाता है, यानी मेरा जो सेलिंग प्राइस होगा 115 का 6%
कम होगा, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि 115 का 94% जो आएगा वही आपका विक्रय मूल्य होगा, आपका एसपी होगा। ठीक है, तो इसका हम 6% निकालते हैं, उसके बाद 115 में से घटा देंगे। तो 115 का आप 6% निकालिएगा तो कितना आएगा, 15 छक्का 90 आएगा, और 6 इकाई 6, और 100 से डिवाइड कर दे, 6.90 आपको घटाना पड़ेगा 115 में से, जो कि आपको 115 का 94% भी बोल सकते हैं। घटा दीजिए, कितना आएगा, 115 में से आप 6 घटाइएगा तो बचेगा आपका 9, और 9 में से आप 0.9 और घटाना है तो आपको 108.1 बचेगा। अब क्या बोल रहा है, व्यापारी द्वारा अर्जित लाभ का प्रतिशत कितना होगा। आप सामान खरीद के लाए 100 रुपये में और उसको आप बेच रहे हो 108.1 में, तो आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो 8.1% का आपको प्रॉफिट होगा। ये परसेंट में कैसे आया है पता है, बता ही देते हैं आपको आज। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट मतलब लाभ प्रतिशत बराबर आपको सेलिंग प्राइस करना है, मतलब विक्रय मूल्य करना है, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाना है, सीपी घटा दीजिए, और सीपी से ही इसको भाग करना है, जो कि हम हमेशा बोलते हैं कि जब भी प्रॉफिट परसेंटेज और लाभ परसेंटेज दे तो आपको सीपी के टर्म में ही बताना है, क्रय मूल्य के टर्म में ही बताना है, और गुना 100 करना है। तो आपको यहाँ से लाभ प्रतिशत मिल जाएगा, लाभ प्रतिशत यहाँ से आपको मिल जाएगा। पुट कीजिए वैल्यू, एसपी कितना दिया हुआ है 108.1 माइनस सीपी आपका 100 है, बटा 100 से ही डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि सीपी 100 है, अब गुना 100 करना है। इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 8.1, और 100 चला आ जाएगा, यानी 8.1% इसका डायरेक्ट आंसर होगा। इतना आपको करना ही नहीं है, डायरेक्ट आप देखिए 100 में खरीद के लाए हो, 108 में इसको बेच दिए हो 108.1 में, तो आपको 8.1% का आपको प्रॉफिट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या है, रेलगाड़ी ए 5 AM पर स्टेशन X से निकलती है और 9 AM पर स्टेशन Y पर पहुंच जाती है। 2 स्टेशन है, रेलगाड़ी ए 5 बजे निकलती है और 9 बजे पहुंच जाती है। एक अन्य ट्रेन बी जो कि स्टेशन Y से 6:30 बजे निकलती है और एक स्टेशन पे 10 बजे पहुंच जाती है, तो दोनों ट्रेनें आपस में कब मिलेंगी यही आपको बताना है। 2 स्टेशन है, 2 स्टेशन है X और Y। जो ट्रेन A है, A आपका 5 AM पे यहाँ से X से निकलता है और Y पे 9 बजे पहुँच जाता है, 9 AM पे पहुँच जाता है। और एक और ट्रेन है B जो कि आपका स्टेशन Y से निकलता है और कितने बजे निकलता है, 6:30 बजे निकलता है, 6:30 AM पे निकलता है और एक स्टेशन पे 10 बजे पहुंच जाता है, 10 AM पे पहुंच जाता है। यहाँ पे ट्रेन A को स्टेशन X से Y पे जाने के लिए 4 घंटे का समय लगता है, 5 से 9 4 घंटे का समय लगता है। ट्रेन B को Y स्टेशन से X स्टेशन पर जाने के लिए 6:30 बजे निकला था, 10 बजे पहुंच गया है, तो इसको 3.5 घंटा का समय लगेगा। यहाँ पे डिस्टेंस X और Y के बीच में फिक्स है, तो जब भी डिस्टेंस फिक्स हो, दूरी आपका फिक्स हो, तो आपका चाल और समय, स्पीड और टाइम आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो जाता है, एक दूसरा का उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पे आपका ट्रेन A है और ये आपका ट्रेन B है। आपका टाइम का कितना दिया हुआ है, जो आपका ट्रेन A है 4 घंटे लेता है, तो ट्रेन B 3.5 घंटे लेता है। तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा, स्पीड का जस्ट उल्टा हो जाएगा। स्पीड हो जाएगा ट्रेन A का 3.5 और ट्रेन B का स्पीड हो जाएगा आपका 4।
यहाँ से आप डिस्टेंस निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, डिस्टेंस बराबर कितना हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम होता है, तो 4 गुना 3.5 कीजिएगा तो 4 तिया 12 और 2 14 आ जाएगा। ठीक है, 14 यूनिट का आप डिस्टेंस मान लीजिए, कहाँ से कहाँ तक, एक्स और वाई के बीच में आपको 14 यूनिट का डिस्टेंस है। लेकिन आपको जब भी डिस्टेंस समय निकालने के लिए बोले तो आप दोनों ट्रेन को एक फिक्स टाइम पे चला दीजिए। जो आपका ट्रेन बी है 6:30 बजे यहाँ से चला था, लेकिन आपका ट्रेन ए यहाँ से 5 AM पे चला था, तो आप इसको पहले ट्रेन ए को पहले आप कितना 1.5 घंटा इसको चला दीजिए। उसके बाद दोनों 6:30 बजे ए यहाँ से खोलेगा और ट्रेन भी यहाँ से खोलेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा दोनों जाके यहाँ पे कहीं ना कहीं जाके आपको मिल जाएंगे। तो एक डिस्टेंस पहले चला दीजिए, ट्रेन ए को पहले 1.5 घंटा आप चलाइए। तो ट्रेन ए 1.5 घंटा के लिए चलता है, कितना स्पीड है ट्रेन ए का 3.5 के स्पीड से ट्रेन ए जो मेरा है वो आपका 1.5 घंटे तक चलता है। तो स्पीड गुना टाइम क्या मिलेगा, डिस्टेंस मिलेगा, कितना आएगा 15 25 75, 5 7 बचा 45 और 7 52, 2 जीरो नीचे आएगा तो 2 जीरो पर पॉइंट बढ़ जाएगा, मतलब 5.25 यूनिट आपका डिस्टेंस चल चुका है यहाँ से यहाँ तक आने में। यहाँ तक कितना बजे आया, 6:30 बजे तक यहाँ तक आ जाएगा और डिस्टेंस 5.25 यूनिट चल देगा। टोटल डिस्टेंस मेरा 14 था, 5.25 चल चुका है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना बचेगा, 8.75 बचेगा। 8.75 डिस्टेंस को चलने के लिए जो मेरा ट्रेन ए है वो अपना स्पीड से यहाँ से आगे बढ़ेगा, और जो ट्रेन बी है अपना स्पीड यहाँ से आगे बढ़ेगा। तो हम क्या करेंगे, जब भी स्पीड एक इधर से हो एक इधर से हो, दोनों अपोजिट डायरेक्शन से हो, स्पीड को हम जोड़ देते हैं। ठीक है, तो स्पीड 3.5 है ए का और 4 है बी का, तो कितना हो जाएगा टोटल स्पीड, दोनों को जोड़ने के बाद 7.5 आ जाएगा, 7.5 आ जाएगा। ये आपका क्या है, डिस्टेंस है, ये आपका स्पीड है, तो क्या मिलेगा यहाँ से आपको टाइम मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा, ये 875 होगा बटा नीचे 750 होगा, पॉइंट हटाने के बाद काटिए कितना आ जाएगा, इसको आप 25 से काटिएगा तो 3 बार में, अब एक यहाँ पे 0 बचेगा, 25 से इसको काटिएगा तो 25 तिया 75 होता है, आपका 12 बचेगा, और यहाँ पे 5 125 यानी 5 बार में चला जाएगा। 35 और 30 बचा, 5 से और काट दीजिए तो ये बचेगा आपका 7, ये 6 बार में चला जाएगा। तो 7/6 को आप कितना लिख सकते हैं, एक सही 1/6 लिख सकते हैं, 6 1 6 और 1 7, 7/6 लिख सकते हैं इसको। ये आपका घंटे में आया है, क्योंकि 6:30 बजे दोनों ट्रेन चला है, तो ये टाइम आपको बताएगा कि कितने टाइम के बाद आपको मिला हुआ है। तो एक को तो एक रहने देते हैं घंटे में, और ये मिनट में इसको हम चेंज कर देते हैं। तो 1/6 को जो कि घंटे में, इसको हम मिनट में 60 से गुना कर देंगे तो मिनट में चेंज हो जाएगा। 6 से 60 को हम 10 बार में काट देंगे तो 1 घंटा 10 मिनट के बाद ट्रेन एक दूसरे से मिल जाएंगे। कहाँ से, यहाँ से। ठीक है, दूसरे से मिल जाएंगे। तो यहाँ पर टाइम कितना हुआ था, 6:30, यहाँ से भी 6:30 से निकला था। 6:30 में 1 घंटा 10 मिनट और जोड़ दीजिए, यानी 7:40 ऐसा समय था कि जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिली होंगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, मनोज जूते के एक जोड़े को 11% की हानि पर बेचता है। यदि उसने उस जूते के जोड़े के लिए 300 रुपये का भुगतान किया था, भुगतान मतलब क्या है, उसका कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, क्रय मूल्य दिया हुआ है, तो उसने उन्हें कितने रुपए में बेचा होगा, उसका आपको विक्रय मूल्य बताना है, सेलिंग प्राइस बताना है। स्टार्टिंग में 11% की हानि पर क्या करता है, उस सामान को बेचता है। तो हम मान लेते हैं कि मेरा जो कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, उसको हम 100 मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। आपको 11% का हानि हो रहा है। आप 100 रुपये में सामान खरीद के लाए थे, 11% मतलब 11 रुपये का हानि हो रहा है, तो आप उसका विक्रय मूल्य कितना रखिएगा,
89 रखिएगा, तभी तो आपको 11% का लॉस होगा। अगर हमको 11% का यहाँ पर प्रॉफिट देता तो 100 में खरीद के लाए थे हम, तो 111 रखते, लेकिन हमको हानि दिया हुआ, इसीलिए हम इसका जो मेरा विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है, 89 रखेंगे। यहाँ पे आपको उस जूते के जोड़े का आपका क्रय मूल्य दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 300, तो 100 रेशियो का वैल्यू आपको यहाँ पे 300 रुपये दिया हुआ है, यानी गुना 3 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो 89 का वैल्यू निकालने के लिए, 89 रेशियो का वैल्यू निकालने के लिए गुना 3 से गुना कर दीजिए, 3 से गुना कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, ये आपका 7 हो जाएगा। डायरेक्ट ऑप्शन में 7 है, निकल मार के निकलिए, लेकिन हम पूरा कर लेते हैं। 2 बचेगा, 24 और 2 26 आएगा, 267 रुपये इसका क्या है आएगा, उसका विक्रय मूल्य आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या है, एक ठोस बेलनाकार धातु जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है को पिघलाकर इससे एक ठोस तार बनाया जाता है जिसका लंबाई 60 मीटर दिया हुआ है। तो तार का व्यास निकालना है आपको। एक बेलनाकार धातु है, बेलन का आकार का है, सिलेंड्रिकल है, इसका व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, त्रिज्या कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। इसका ऊंचाई दिया हुआ है कितना, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि इसको पिघलाकर, जब भी पिघलाकर बोले, मोड़ कर बोले, जलाकर बोले, तोड़ फाड़ कर बोले, जो भी बोले, मतलब एक शेप से दूसरे शेप में चेंज करे और फिगर आपका 3D हो, तो क्या करना है आपको, दोनों तरफ का वॉल्यूम को आपको बराबर करना है। एक तो एक फिगर है, अब इस फिगर से तोड़ मोड़ को जो दूसरा फिगर बनता है, यहाँ जैसे आपका तार बन रहा है, तो इसका जो वॉल्यूम है दोनों को आपको बराबर कर देना है। अगर यहाँ पे 2D फिगर रहता, दोनों का परिमाप को बराबर करना पड़ता, दोनों का पेरीमीटर को बराबर करना पड़ता, लेकिन ये फिगर आपका 3D है, तो इसका वॉल्यूम को, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम दोनों को हम बराबर कर देंगे। जो मेरा ठोस तार है, इसका लंबाई दिया हुआ है 60 मीटर दिया हुआ है लंबाई, तो तार का व्यास निकालना है, तार का आपको ये व्यास निकालना है। तो तार भी क्या होता है, एक बेलन के आकार का ही होता है, बेलन के आकार का भी तार होता है। तो दोनों का वॉल्यूम बराबर कर दीजिए, इसका वॉल्यूम और तार का वॉल्यूम। कितना इसका वॉल्यूम होता है बेलन का, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तार भी आपका क्या है, एक बेलन के आकार का ही है, इसका भी वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच ही होगा। पाई से पाई चला जाएगा क्योंकि दोनों का हमको बराबर कर देना है। और रेडियस इसका 7 गुना 7 दिया हुआ है, 7 गुना 7 है, और हाइट इसका 15 है, बराबर इसका रेडियस आपको निकालना है, क्योंकि व्यास निकालना है, तो इसको हम आर स्क्वायर कर देते हैं, गुना हाइट इसका 60 मीटर दिया हुआ है, 60 कर लेते हैं। इधर सब यूनिट आपका सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर में था, लेकिन आपका मीटर में है, तो इसको हम सेंटीमीटर में इसको भी चेंज कर लेते हैं। तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से गुना कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 15 से 60 आपको हम 4 बार में काट देते हैं। तो इधर कितना बच गया, इधर 7 का स्क्वायर बच गया, इधर आपका 400 बच गया। तो आर स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर और नीचे 400 आ रहा है, तो 400 को हम 20 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 400 को हम 20 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो हम 20 का स्क्वायर यहाँ पे लिख कर देंगे। तो यहाँ से आपको r का वैल्यू मिल जाएगा, डायरेक्ट आपको कितना मिलेगा, r बराबर, इधर से स्क्वायर हटा दीजिए, इसको इधर से भी स्क्वायर हटा दीजिए, तो 7/20 मिल जाएगा। ये आपको सेंटीमीटर में मिला है। इसको आप mm में पूछा है तो mm में चेंज कर दीजिए, कितना आएगा, r बराबर 7/20 गुना 10 करना पड़ता है mm में। सेंटीमीटर को मिलीमीटर में करने के लिए 10 से गुना करना पड़ता है। 10 से 2 कितना आ रहा है, 3.5 mm आ रहा है, 3.5 मिलीमीटर। लेकिन तार का यहाँ पे आपको व्यास पूछा था, ये मेरा रेडियस आया है, तो आपका व्यास डायमीटर जो है कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, 2r होता है, तो डायमीटर आपका 7 mm डायरेक्ट यहाँ से आप कर सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है।
चलिए यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है स्टैटिक जी के। क्या है, भागीरथी और अलकनंदा नदी कहाँ पर मिलके गंगा बन जाती है। भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलके गंगा नदी बन जाती है। अगर भागीरथी की जगह पे यहाँ पे मंदाकिनी और अलकनंदा की नदी के पूछता तब क्या बताते, तो आप वहाँ पे आपको रुद्रप्रयाग बताना पड़ता। कैसे याद रखिएगा, अलकनंदा का ए प्लस भागीरथी का आप बी ले लीजिए, ये दोनों कहाँ मिलेंगे, तो आपका देवप्रयाग में हम डी से लिख लेंगे। ठीक है, और क्या बताया आपको, अलकनंदा प्लस मंदाकिनी नदी कहाँ पे, रुद्रप्रयाग में। बी आए तो डी के पास जाना है, उसके नज़दीक वाले के पास। एम आए मतलब मंदाकिनी आए तो एम के नज़दीक आर के पास जाना है। ठीक है, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। अगर याद नहीं है तो अलकनंदा भागीरथी कहाँ मिलते हैं, देवप्रयाग में। अलकनंदा और मंदाकिनी कहाँ पे मिलते हैं, रुद्रप्रयाग में। अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है और भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है। भागीरथी नदी आपका निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से और अलकनंदा नदी निकलती है बद्रीनाथ के संतोपथ ग्लेशियर से। अगर आपसे पूछे कि मंदाकिनी नदी कहाँ से निकलती है, तो निकलती है केदारनाथ का आपका कौन सा ग्लेशियर है, चोराबाड़ी ग्लेशियर। ठीक है, केदारनाथ का चोराबाड़ी ग्लेशियर से मंदाकिनी नदी निकलता है और अलकनंदा नदी बद्रीनाथ के संतोपथ ग्लेशियर से निकलती है। भागीरथी गंगोत्री के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। देख लीजिए, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी निकलती है, केदारनाथ में चोराबाड़ी ग्लेशियर है, वहाँ से आपका मंदाकिनी नदी निकलती है। बद्रीनाथ में संतोपथ ग्लेशियर है, यहाँ से आपका अलकनंदा नदी निकलती है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि भागीरथी और अलकनंदा नदी कहाँ पे मिलकर गंगा नदी निर्माण करती है, तो देवप्रयाग में। ठीक है, ये है आपका भागीरथी नदी और ये है आपका अलकनंदा नदी, इधर से आ रही है, यहाँ पे दोनों मिलते हैं। एग्जाम में और क्या पूछता है, मंदाकिनी नदी, जो आपको कल बताए थे हम, मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी कहाँ पर मिलते हैं, तो रुद्रप्रयाग में। ठीक है, ये भी याद कर सकते हैं। यमुनेत्री के बंदरपुछ ग्लेशियर से यमुना नदी निकलती है। ठीक है, और गंगा में जा कहाँ पे मिल जाती है, तो इलाहाबाद में। गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, कहाँ पे है, इलाहाबाद में। अभी इसको प्रयागराज बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद का सदस्य बने थे, कौन थे, दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय जो कि ब्रिटिश संसद का अध्यक्ष बने थे। बात आ गया दादा भाई नौरोजी का, इनको क्या बोला जाता था, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इनका एक बुक था, उस बुक का नाम क्या था, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसी पुस्तक में दादा भाई नौरोजी ने धन बहिर्गमन का सिद्धांत दिया था। क्या चीज़ का, धन बहिर्गमन का सिद्धांत, कि किस प्रकार धन भारत से बाहर जाता है, मतलब इंग्लैंड जाता है और फिर वहाँ से दोबारा ब्याज के रूप में भारतीयों को ही दिया जाता है। ठीक है, इसी बुक में लिखा गया था, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में। दादा भाई नौरोजी का एक पत्रिका था, पत्रिका का क्या नाम था, रस्त गुफ्तार। कौन सा, रस्त गुफ्तार के नाम से फेमस था, रस्त गुफ्तार। दादा भाई नौरोजी कितने टाइम आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष रह चुके हैं, तो 3 टाइम। एग्जाम में पूछता भी है, कब कब, 1886 में, 1893 में और 1906 में। 3 टाइम दादा भाई नौरोजी INC का अध्यक्ष रह चुके हैं। 1906 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्वराज टर्म यूज किया था, स्वराज। ठीक है, 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में। इस स्वराज टर्म को किसने दिया था, इस स्वराज टर्म को दिया था दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, इनका मूल नाम था मूल शंकर। दयानंद सरस्वती से कुछ इंपॉर्टेंट
बुक है, जैसे में सत्यार्थ प्रकाश पूछता है कि सत्यार्थ प्रकाश किसका फेमस बुक है, तो दयानंद सरस्वती का। दयानंद सरस्वती का एक नारा था, वेदों की ओर लौटो। ठीक है। आर्य समाज का संस्थापक किसको बोला जाता है, दयानंद सरस्वती के बोला जाता है। बात आ गया आईएनसी का। आईएनसी का स्थापना कब हुआ था, 1885। आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस का। ठीक है। 1885 में लॉर्ड डफरिन के समय हुआ था। कौन उसका वायसराय था, लॉर्ड डफरिन। किसने किया था, एओ ह्यूम ने किया था, ये भी याद रखिएगा। एओ ह्यूम के द्वारा आईएनसी का स्थापना किया गया था। इसका स्टार्टिंग का मीटिंग आपको याद रखना है आईएनसी का, 1885, 1886, 1887, 1888। 1887 और 1888 दोनों इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि 1887 मद्रास में जो हुआ था, बदरुद्दीन तैयब जी थे, पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। 1888 में इलाहाबाद में हुआ था, पहले विदेशी थे, जॉर्ज यूल। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, रेलगाड़ी शताब्दी एक्सप्रेस। कौन सा, शताब्दी एक्सप्रेस में शताब्दी का संबंध किस चीज़ को दर्शाता है, शताब्दी एक्सप्रेस में शताब्दी नेहरू के जन्म शताब्दी को दर्शाता है। शताब्दी एक्सप्रेस कब से चला था, तो शताब्दी एक्सप्रेस 1988 से चल रहा है, क्योंकि उस समय 1988 में नेहरू के जन्म का शताब्दी वर्ष था। नेहरू का जन्म कब हुआ था, तो 1888 या फिर 1889 में हुआ था। ठीक है, उसमें शताब्दी वर्ष था, इसी से लिए शताब्दी एक्सप्रेस चलाया गया था। अब बात आ गया नेहरू जी का। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। इनसे रिलेटेड आपको हम 3 पुस्तक का नाम बताए थे। तीनों पुस्तक कौन कौन सा है, तो पहला कौन सा है, तो पहला है ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, मतलब विश्व इतिहास की एक झलक। सेकेंड कौन सा है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की एक खोज। तीसरा कौन सा है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। ठीक है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। 3 पुस्तक इनका याद रखना है। पहला पुस्तक कौन सा है, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, सेकेंड डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और तीसरा हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू से एक आपको हम पेपर का नाम बताए थे, अखबार का। क्या नाम था इनका अखबार का नाम, द हेरोल्ड। द हेरोल्ड इनका पत्रिका का नाम था, अखबार का नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू का। चलिए आगे चलते हैं। कौन सा पौधा है जो कीट का सेवन करता है, तो पिक्चर प्लांट। याद रखिएगा, पिक्चर नहीं है, पिक्चर प्लांट है, पिक्चर। ठीक है, पिक्चर प्लांट जो कि कीट का सेवन करता है। अगर आपसे पूछता कि बायोडीजल प्लांट का नाम बताइए, तो कौन सा है, जट्रोफा। याद करते हैं आप, जट्रोफा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, क्रिकेट में तीसरे अंपायर का नियम का प्रथम शिकार कौन सा बल्लेबाज हुआ था, सचिन तेंदुलकर। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, ये सब याद कर सकते हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि तीसरा अंपायर का नियम कब से लागू किया गया था आईसीसी के द्वारा, तो 1992 में लागू किया गया था। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच था डरबन में। इसी मैच में जो थर्ड अंपायर रूल है यहीं से लाया गया था। डरबन टेस्ट मैच, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्या है, कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापमान एक समान होते हैं, तो 40 डिग्री पे। ये सेंटीग्रेड नहीं होगा, 40 डिग्री पे आपका सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट जो स्केल है वो दोनों बराबर होते हैं। आपको फार्मूला हम बताए थे, तो C/5 मतलब सेंटीग्रेड/5 बराबर फ़ारेनहाइट -32/9 बराबर आपका केल्विन -273/5। ये आपको फार्मूला हम बताए थे। तो इसमें आपको सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट को देखना है। आप इतना को देखिए, -40 डिग्री को पुट कीजिए यहाँ पे सेल्सियस की जगह पे और यहाँ पे फ़ारेनहाइट की जगह पे, कितना मिलेगा, -40/5 बराबर फ़ारेनहाइट की जगह -40 पुट कीजिए, -40 -32/9। ये कितना मिला आपको, -8 मिला। यहाँ पर देखिए -40 -32 कितना हो गया, -72।
-72, 9 से काटिएगा तो -8 ये भी मिल गया, दोनों का आपका -8 मिल गया। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि 40 डिग्री पे सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होते हैं। अगर आपसे पूछ लेता कि फ़ारेनहाइट और केल्विन कितने डिग्री पे दोनों बराबर होते हैं, समान होते हैं, तो 574.25 डिग्री पे दोनों आपका फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल दोनों बराबर होते हैं। एग्जाम में कम ही पूछता है, तो आप इसको याद रखिए कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट -40 डिग्री पे होते हैं। अगर पूछ भी लेगा आपका कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम है तो आप 574.25 डिग्री पे आपका फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल दोनों बराबर होते हैं, ये भी याद रख सकते हैं। आप एक नाम सुने होंगे एब्सोलूट जीरो टेम्परेचर, मतलब परम शून्य ताप। कितने डिग्री पे होता है, डिग्री तो नहीं बोलूँगा, कितने केल्विन पे होता है, तो 0 केल्विन पे होता है। अगर सेंटीग्रेड में पूछ लेता तो -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या बोलते हैं, इसको परम शून्य तापमान बोलते हैं, एब्सोलूट जीरो टेम्परेचर बोलते हैं। अगर यही आपका फ़ारेनहाइट में पूछ लेता तो -460 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आपको एब्सोलूट जीरो टेम्परेचर मिलेगा, परम शून्य ताप मिलेगा। ठीक है, तीनों याद कीजिएगा कि एब्सोलूट जीरो टेम्परेचर 0 डिग्री केल्विन पे होता है, सेल्सियस स्केल पे 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, वो भी माइनस का, और फ़ारेनहाइट स्केल में -460 डिग्री फ़ारेनहाइट पे एब्सोलूट जीरो टेम्परेचर मिलेगा, परम शून्य ताप मिलेगा। हाँ, एक बॉडी टेम्परेचर होता है, कितना पे होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। इसको आप केल्विन में कीजिएगा तो 310 डिग्री केल्विन आएगा। पता है ना कि सेंटीग्रेड को केल्विन कैसे करते हैं, 273 जोड़ देते हैं। ठीक है, तो आपका सेंटीग्रेड से केल्विन में बदल जाएगा। यही आपका फ़ारेनहाइट में पूछता तो 98.6 या 4 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका आता है आपका फ़ारेनहाइट में बॉडी टेम्परेचर। सेंटीग्रेड में 37 डिग्री, केल्विन में 310 और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री। ठीक है, ये भी तीनों को याद कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्या है, चंबल नदी किसकी सहायक नदी है, तो चंबल नदी आपका यमुना का सहायक नदी है। चंबल नदी पे कौन कौन सा आपका डैम बना हुआ है, तो आपका डैम है गांधी सागर डैम, गांधी सागर डैम, जवाहर सागर डैम, जवाहर सागर, और राणा प्रताप सागर डैम, राणा प्रताप सागर डैम। राइटिंग थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा क्योंकि राइटिंग वाला थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, गांधी सागर डैम मध्य प्रदेश में है, चंबल नदी पे ही है। बाकी जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर आपका राजस्थान में है, चंबल नदी पे। ठीक है, तो ये भी पूछ लेता है कि चंबल नदी पे जो आपका राणा प्रताप सागर है किस राज्य में है, तो राजस्थान में है। दो याद रखिएगा, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर राजस्थान में है, गांधी सागर आपका मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्या है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन थे, तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक सर विलियम जोन्स थे। याद कीजिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1784। ये भी डेट भी इम्पोर्टेंट है, इसमें भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना हुआ था सर विलियम जोन्स के द्वारा। नेक्स्ट क्या है, अग्नाशय द्वारा सामान्य कार्य नहीं किए जाने पे कौन सा रोग से ग्रसित हो सकते हैं। अग्नाशय मतलब पेनक्रियास। ठीक है, तो आप मधुमेह से ग्रसित हो सकते हैं, आपको डायबिटीज हो सकता है, डायबिटीज। इसमें क्या होता है कि अग्नाशय के आपका लैंगरहांस की कुपिकाएं के द्वारा आपका कौन सा सेल होता है, बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है। इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज का जो हमारे शरीर में कंट्रोल करता है, हमारे शरीर में ग्लूकोज का मात्रा को कंट्रोल करता है। अगर ग्लूकोज ज़्यादा बढ़ जाए तो उसको ग्लाइकोजन में बदल देता है, ग्लाइकोजन में। अब ग्लाइकोजन जाके स्टोर हो जाता है। पता है ना, हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में ग्लूकोज स्टोर नहीं होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में ग्लूकोज स्टोर होता है। कहाँ पे स्टोर होता है, तो लीवर में जाकर स्टोर होता है।
ठीक है। ग्लूकोज जो है कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है, ग्लाइकोजन भी कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है, लेकिन जो ग्लूकोज है ये आपका मोनोसेकेराइड है, और ग्लाइकोजन आपका पॉलीसेकेराइड है। मतलब 2 या 3 आपका मोनोसेकेराइड मिलेंगे, ग्लूकोज मिलेंगे, तब आपका ग्लाइकोजन का निर्माण होता है। पॉलीसेकेराइड में आपको और क्या हम बताए थे, स्टार्च बताए थे, जो कि टैबलेट का ऊपर का जो पोर्शन होता है उसको स्टार्च बोलते हैं, स्टार्च का ही बना होता है। और क्या बताए थे आपको, सेलुलोज बताए थे हम। सेलुलोज जो आपका कोशिका भित्ति होता है पेड़ पौधे का, उस सेलुलोज से ही बनता है। जो आप पेन पेपर पेज पे लिखते हैं वो भी पेज आपका सेलुलोज से ही बनता है। ये सब आपका कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है, ठीक है, पॉलीसेकेराइड में आता है। यहाँ पे लीवर है, लीवर का अध्ययन को क्या बोलते हैं, हिपैटोलॉजी। यहीं से आपका बाइल जूस निकलता है, जो कि गॉल ब्लाडर में जाके जमा हो जाता है। अगर आपका बाइल जूस ज़्यादा निकले तो आपको पीलिया रोग हो सकता है, जिसको कि हम जॉन्डिस बोलते हैं। और लीवर में ही विटामिन ए स्टोर होता है। और क्या बताया था आपको लीवर से हम, हाँ, जहर खाने पे किसी का मृत्यु हो जाता है तो फॉरेंसिक लैब वाले कैसे जांच करते हैं कि जहर खा कर मृत्यु हुआ है कि नहीं, तो लीवर से ही जांच करते हैं, ठीक है, क्योंकि भोजन जाके ग्लाइकोजन के फॉर्म में लीवर में जाकर स्टोर होता है, ठीक है। तो लीवर का जांच करते हैं, जिसका पता चल जाता है कि मृत्यु जहर से हुआ है कि नहीं। नेक्स्ट क्या है, पेनिसिलिन का उत्पादन किसके मदद के साथ किया जाता है, तो कवक के मदद के साथ किया जाता है, कवक, ठीक है, जिसको कि हम इंग्लिश में फंगस बोलते हैं, ठीक है। पेनिसिलिन क्या है, पेनिसिलिन आपका एंटीबायोटिक है। क्या है, एंटीबायोटिक आपको हम बताए थे कि एंटीबायोटिक का क्या काम है, एंटी मतलब विरोध करने वाला, बायोटिक मतलब बैक्टीरिया का विरोध करने वाला। पेनिसिलिन का खोज किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, याद रखिएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और आपको हम केमिकल और ड्रग्स में क्या बताया था, एक तो आपको बताया था एंटीबायोटिक, आपको हम बताए थे एंटीसेप्टिक। जो एंटीसेप्टिक क्रीम लगाते हैं घावों में, या फिर फ्रेश क्रीम जो हम लगाते हैं उसको हम एंटीसेप्टिक बोलते हैं। आपको हम बताए थे एंटीपायरेटिक क्या होता है, जब भी बुखार हो जाता है ना, तो जो हम मेडिसिन लेते हैं वो उसको हम एंटीपायरेटिक बोलते हैं बुखार में। और आपको क्या बताए थे, हाँ, एनेस्थेसिया बताए थे। एनेस्थेसिया में क्या होता है, बेहोश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि आपको इस्तेमाल किया जाता है क्लोरोफॉर्म, ईथर, ये सब क्या है, एनेस्थेसिया इसको बोलते हैं, ठीक है। कवक, फंगस, कवक के अध्ययन को क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी। और शैवाल के अध्ययन को क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी। शैवाल और कवक मिलके लाइकेन का निर्माण करते हैं। लाइकेन वही जो आपको इन्वायरमेंट में सल्फर का प्रदूषण का सूचक होता है, ठीक है, आपको हम बता चुके हैं लाइकेन। चलिए आज का क्लास समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, ऐसे जाने नहीं दूंगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।